पापा दुकान छोड़ के खुद आते थे, मेरे लिए मैंगो शेक बनाते थे, लस्सी बनाते थे खुद अपने हाथों से। और मम्मी फिर उसके लिए अलग से बाद में पनीर का पराठा बन रहा है। और ऐसे काफ़ी, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, उसके सिवा भी काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट। और हर टेस्ट मेरा होता था, भले ही मुझे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा आकाश था, पर जिससे मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ और मैं टेस्ट के दौरान थकूँ ना, क्योंकि मुझे चल के जाना पड़े। पापा मेरे दुकान छोड़ के आते थे और मुझे मेरे आकाश तक छोड़ने जाते थे। इंस्टाग्राम और वगैरह चीज़ें आप पढ़ाई के लिए यूज़ करिए, पर फिर भी अपनी टीचर की ज़्यादा मानिए, देन उसके भरोसे जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और अच्छे नंबर में भी आ सकते थे, पर फिर मैंने कुछ दिन सोचा तो मुझे पता चला ठीक है, यदि कोई आदमी मुझसे 4 5 6 सवाल ज़्यादा कर ले रहा है और थोड़े बहुत बेटर कॉलेज में चला जा रहा है, चलिए वो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि मैं काबिल नहीं हूँ। कंपटीशन बच्चे का है नहीं, पेरेंट्स का भी कंपटीशन है। मेन चीज़, आप इसने क्वालिफाई नहीं है, क्वालिफाई आपने भी किया है। तो पेरेंट्स के लिए क्या आप उनके राय देंगे? पेरेंट्स के लिए ये कहेंगे कि बच्चे के ऊपर जो भी बच्चा कहता है हाँ ठीक है, मतलब उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहिए, उसकी मन को हटाना नहीं चाहिए। फैमिली को टाइम देना अनिवार्य है। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं देते तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नीट 2025 का रिजल्ट फाइनली निकल चुका है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे बातचीत के क्रम में आज हम हैं अंश पांडे जी के पास। बच्चे ने नीट 2025 क्रैक किया है, पूरी फैमिली है, पापा हैं, मम्मी हैं। बच्चे से हम बात करेंगे। पापा जी बिजनेस में हैं, मम्मी जी हाउसवाइफ हैं, और अभी हम चर्चा करेंगे इनसे कि आखिर इन्होंने सफलता कैसे पाई, कैसे इनका रहा संघर्ष, किस अटेम्प्ट में पाई। बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हें। थैंक यू। कैसा लग रहा है? हाँ, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। अब धीमे धीमे अब MBBS स्टार्ट करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटमेंट है। जी जी जी। आपका थर्ड अटेम्प्ट था, जी। तो थर्ड अटेम्प्ट जो आपने किया, तो 2 अटेम्प्ट में कहाँ कमी आपको रह गई? जैसे मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था 11th में ही, और असल में हुआ क्या था, तब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोविड स्टार्ट हुआ था। तो कोविड की वजह से 10th और 11th दोनों मेरा ऑलमोस्ट घर पे ही बीता था। तो एक जो प्रॉपर टेस्ट देना, कोचिंग जाना, पढ़ना और स्कूल वाला, वो सब काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज्ड हो गया था कि मतलब वो एकदम नहीं हो पाया था। तो उसी वजह से 11th वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक रह गया था। फिर 12th के बाद चीज़ें जब नॉर्मल हुई, तो फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर स्कूल कोचिंग किया, तो मेरा 12th वाला पार्ट अच्छा रहा। तो उसी के बलबूते मैंने बोर्ड्स दिया, बोर्ड्स में मेरे 90% आए। फिर उसी के बाद मैंने फिर नीट दिया, क्योंकि थोड़ा सा मेरा 11th लैग कर रहा था, इसलिए जितना अच्छा आना चाहिए था उस बार उतना अच्छा नहीं आया। तो मेरे 467 नंबर बने थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर उसके बाद मैंने ठाना कि अब 1 साल तो सिर्फ नीट को ही देना है। तो फिर स्कूल हो चुका था, तो मैंने पहला ड्रॉप लिया, और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से तैयारी की, और फिर मेरे 642 नंबर बने अगले अटैम्प्ट में। जी जी। पर क्योंकि उस साल कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से कट ऑफ जितना सोचा गया था उससे बहुत ज़्यादा हाई चला गया। पिछले साल चली गई। वही। एक चीज़ ये बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? इंटर हाई स्कूल आपने कहाँ से किया? इंटर और हाई स्कूल दोनों मैंने सेठ हमार जयपुरिया स्कूल फैज़ाबाद से किया है, और वहीं से मैंने, हाँ, इधर ही अयोध्या में ही। मोटिवेशन डायरेक्ट आपको डॉक्टर बनने की कहाँ से इच्छा आ गई आपके मन में? बहुत सी फील्ड है, और आपको सिविल भी है, टीचिंग भी फील्ड भी है, पापा जी बिजनेसमैन हैं, अपनी लाइन में भी ले जा सकते थे। आखिर कहाँ से आपके अंदर आ गया कि हमको डॉक्टर बनना चाहिए? 10th तक मुझे भी नहीं लगा था कि मैं कभी डॉक्टर बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी बायो, सब लोग कहते हैं कि बायो में ये होता है वो होता है वगैरह, पर असल में जब मैंने 10वीं में, मेरे एक टीचर थी, उन्होंने बायो पढ़ाया, और मैंने उस साल एकदम ध्यान से मन लगा के बायो पढ़ा, और तब मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये वो सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और इसमें आगे मुझे कुछ करना है। फिर धीमे धीमे जैसे समझ आई, पता लगा कि इस बायो के साथ अगर मुझे कुछ करना है जिससे एक्चुअली मुझे और समाज में भी कोई इफ़ेक्ट पड़े, तो वो सबसे बेस्ट फील्ड होती है डॉक्टर। तो उसी बायो की पहले पसंद है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फिर चलिए फिर कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ फ़ायदा भी हो सबका मेरा। तो मैंने सोचा कि डॉक्टरी ही क्यों ना की जाए। तो 11th में इसीलिए फिर मैंने बायो लिया, और उसमें अच्छा करने के लिए फिर मैंने डॉक्टरी की तैयारी शुरू की। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी लाइफ में? कोचिंग की इम्पोर्टेंस काफ़ी थी मेरे लाइफ में, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है माहौल। जी जी। माहौल बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको, क्योंकि अब एक नीट ऐसी चीज़ है, अयोध्या एक छोटा अभी शहर था नीट के लिए, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा वो माहौल नहीं मिलता था।
तो घर पे बैठ के तो कोई ऐसा सोचता नहीं था कि नीट करेगा। तो जब मैं कोचिंग गया तो वहाँ मेरे जैसे और लोग आए जो नीट की ही तैयारी कर रहे थे, उसमें से मुझे कुछ अच्छे मिले जो उसमें अच्छा कर रहे थे। तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली कि तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ से रह के अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली नीट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कोचिंग से मुझे काफ़ी टेस्ट का सपोर्ट मिला, डाउट सपोर्ट मिला, मेरे स्कूल ने वालों ने भी मेरी काफ़ी मदद की, टेस्ट डाउट वगैरह सारा। और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं अपने पेरेंट्स और डेफिनेटली अपने कोचिंग को। जी जी जी। आप ये बताइए कि जैसे 3 सेक्शन होता है, वनडे एग्जाम होता है, आपका बायो होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तीनों सेक्शन की क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? सबसे पहले बायोलॉजी में तो सबसे वही जो नॉर्मल चीज़ होती है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बायो में पूरी एनसीईआरटी पढ़ना होता है अच्छे से, एक एक लाइन। और इस बार तो ऐसी ऐसी जगह से पूछा गया था जहाँ एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो बायो की एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में भी मैं कहूँगा कि 3 होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल। तीनों की आप एनसीईआरटी पढ़िए और फिज़िकल के लिए अलग से आप और सवाल लगाइए। और फिज़िक्स में तो वही है कि आप जितने सवाल लगा सकते हो उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो फिज़िक्स में इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है आपको आ गई हैं, लेकिन जब वो असली में आपके सामने टेस्ट में आती हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं। एकेडमिक और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक क्लास में हर बच्चा 90% प्लस हो सकता है, लेकिन कंपटीशन एक डिफरेंट चीज़ है। टीचर वही आईएएस बनाता है लेकिन आईएएस नहीं बन पाता है। तो आपको ये बताइए कि क्या आपने टैक्टिस क्या अपनाई, या एग्ज़ाम हॉल में कौन सी ऐसी टैक्टिस होनी चाहिए जो आपको सफल बना सके? नीट में तो डेफिनेटली सबका अपना अपना तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, पर मेरा वही एक स्टैंडर्ड तरीका था जो सब नॉर्मल होता है कि सबसे पहले आपको बायोलॉजी करनी है, बायो करने के बाद केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। क्योंकि पहले ऐसा था कि आपको सारे सवाल बना के आने होते थे तब जाके आपका सिलेक्शन होता था, लेकिन पेपर अब इस साल काफ़ी हार्ड आया था। तो डेफिनेटली अब आपको अगर ऐसा ही पेपर अगर आगे आता है तो आपको ट्राई करना होगा कि आपको जो सवाल एकदम कॉन्फिडेंट हैं उसी को अटेम्प्ट करिए। सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पेपर ऐसा बना ही नहीं है कि सारे सवाल उसमें करने हो, पर ये है कि मैक्सिमम आपको सवाल करने हो और जिस पे आपका प्योर कॉन्फिडेंस हो। और वही है कि पहले बायो करिए, केमिस्ट्री करिए और फिज़िक्स करिए, और प्लीज़ टाइम के अंदर करिए। और पहले से कई सारे पेपर दीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में हो जा रहा है, जिससे उस दिन आपको आइडिया हो कि आपको आखिर में OMR भरने का भी समय मिल जाए। क्योंकि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने पेपर कर लिया पर आखिर में OMR भरा ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना। गलतियाँ हो जाती हैं। वही है कि आप एक बार पहले से प्रैक्टिस करें रहे पेपर दे के कि उस दिन क्या होने वाला है, उसके लिए आप पहले से तैयार हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसमें चैलेंज है। जब से डिजिटल गैजेट्स आ गए, सोशल मीडिया आ गई, आपका यूट्यूब आ गया, अब पहले का जो ट्रेडिशनल टाइम होता था कितने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, बीच में कहीं न कहीं इसका सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया कितना आपको कोऑपरेट की? मैं तो सोशल मीडिया चलाता था, डेफिनेटली चलाता था, पर ये है कि मैं उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता था। जैसे अब क्योंकि पूरा दिन घर ही पे रहना होता था पढ़ाई के चक्कर में, कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, तो टाइम पास के लिए मैं भी सोशल मीडिया यूज़ कर लेता था। कुछ जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, पर डेफिनेटली इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स पे मैं कुछ थोड़ी मोड़ी सीरीज़ देख लेता था। और गेम वेम तो नहीं, बट मैक्सिमम एक चेस एक गेम होता है वो मैं खेलता रहता था। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया भी एक आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम के भी चैनल्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको काफ़ी नीट रेलेवेंट चीज़ें बताते हैं। और यूट्यूब तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। यूट्यूब पे ऐसा फ्री का इतना अच्छा कंटेंट है कि वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। पर एक चीज़ और कहूँगा जो मैंने सीखी, कि ज़रूरी नहीं है जो भी आप सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स और रील्स पे देखें वो सही हो। कि इस बार एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, वो उस पर बताया गया था कि एक फिग का होता है, उसमें मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि वो एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट होता है, और वही सेम सवाल नीट में आया। तो मेरे साथ कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने वही सोच के उसको नॉन वेज मार दिया, लेकिन आखिर में एनटीए के आंसर की में पता चलता है कि वो गलत बताया गया था। तो मैं यही कहूँगा इंस्टाग्राम और वगैरह चीज़ें आप पढ़ाई के लिए यूज़ करिए, पर फिर भी अपने टीचर की ज़्यादा मानिए, देन उसके भरोसे जाइए। अगर आप डॉक्टर न बनते, देखिए हर आदमी प्लान बी लेके चलता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं लेकिन ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा उस साइड में चला जाएगा। दिमाग में रहा होगा कि ये नहीं कर पाएगा तो हम कुछ कराएंगे, लेकिन बोलेंगे इसलिए नहीं तुम्हें यही करना है, नहीं तो कहीं तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट ना हो जाए। प्लान बी क्या था आपके दिमाग में? प्लान बी, अब डेफिनेटली आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अब लोगों के पास प्लान भी होता है कि वो प्राइवेट से मेडिकल कर लेंगे, बट वो मेरे पास तो डेफिनेटली ऑप्शन नहीं था, या तो MBBS गवर्नमेंट से या फिर कुछ और।
तो ऐसा नहीं, मेरे पास डेफिनेटली प्लान भी थे। मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे ठीक ठाक परसेंटाइल आए थे, तो मुझे उससे भी कोई कॉलेज मिल सकता था। एक आइसर का एग्ज़ाम होता है, उसमें पीएचडी के लिए होता है, रिसर्च के लिए। मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, मेरा वो भी क्वालिफाइड हो गया था। और CUET एक एग्ज़ाम होता है, वो भी मेरा क्वालिफाइड हो गया था। तो मैं इन्हीं सब में से कोई भी रास्ता परस्यू कर लेता और कुछ ना कुछ तो कर लेता। यदि मेरा डॉक्टर ना निकलता तो मैं इन्हीं सब से कुछ कर लेता। जी जी। ये बताइए कि एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए जो बच्चे आने वाले तैयारी करने वाले हैं, और दो चीज़, एक चीज़ और इसी में इंक्लूड कर दीजिएगा कि पद बहुत सीमित हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप क्वालिफाई कर ही जाएं, क्योंकि धीरे धीरे पोस्टें कम हो रही, कंपटीशन टफ हो रहा है। तो आप उनके लिए बताइए कि जो लोग नहीं कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं, या जो करना चाहते हैं, दोनों को एक में आप कर दीजिए। पहली बात तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। मेरे पिछले साल 642 नंबर आए थे, इस बार मेरे 527 नंबर आए हैं। मैं डेफिनेटली और डिज़र्व, मुझे ऐसा लगता है अपने लिए कि मेरा सिलेक्शन हो, मैं भगवान के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और अच्छे नंबर में भी आ सकते थे। पर फिर मैंने कुछ दिन सोचा तो मुझे पता चला ठीक है, यदि कोई आदमी मुझसे 4, 5, 6 सवाल ज़्यादा कर ले रहा है और थोड़े बहुत बेटर कॉलेज में चला जा रहा है, चलिए वो अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है कि मैं काबिल नहीं हूँ। आपको पता है आप क्या हैं, आप अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, ये सब मार्क्स आपको डिफ़ाइन नहीं करते हैं। जी जी तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, जी जी। आप अपनी वर्थ जानिए। और ये एक एग्ज़ाम है, ये कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं। मेरे सर लोग भी कहते थे कि ये कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं है कि एक 3 घंटे का सवाल, एक 3 घंटे का पेपर जिसमें 180 सवाल आने वाले हैं, वो आपको बता दे कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि ये नहीं होता है तो आप एक बार और ट्राई करिए। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर फिर इसी में फंसे रह जाइए, क्योंकि आपकी सीरियसली आप 1 साल अपनी पूरी ज़िंदगी का सिर्फ इसी को दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत कुछ अलग भी कर सकते थे। तो मैं ये कहूँगा कि आप पहली बात तो पूरी अच्छे से कंसिस्टेंटली तैयारी करिए, डेडिकेटेड रहिए आखिरी तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआत में गए, टेस्ट दिए और फिर आखिर में हुआ कि चलो हटाओ, नहीं। आपको नीट है, काफ़ी कम है सीरियसली, अगर कंपटीशन देखा जाए तो सिर्फ 1 लाख MBBS सीट है, जिसमें से 50,000 गवर्नमेंट है, और जनरल के लिए बचती हैं सिर्फ मात्र 25 से 26,000 सीट या उससे भी कम, और बैठते बच्चे हैं 24 लाख। तो डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी हाई है। बट ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने टीचर्स की बात सुननी है, आपको प्रॉपर टेस्ट देने हैं, रोज़ डेडिकेटेड रहना है, और वही है कि जितनी मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, और कभी अपना मोरल डाउन नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है, और अच्छे लोगों के साथ रहना है जो उस नीट में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं को देख के आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये शायद उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको में भी हवा बनाया जा रहा है। अगर आप उनको देखेंगे और वहीं आप किसी को देखेंगे जो बिल्कुल पढ़ नहीं लग रहा है, तो उसको लगे, आपको भी लगेगा कि ये तो बेकार है ये वगैरह, पर आप उसको देखेंगे जो कर रहा है, तो उसको देख के आपको लगेगा कि ये चीज़ किया जा सकता है, उतना भी नहीं है। तो वही है कि ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ ये बताइए, हमें जो स्ट्रीम लग रही है, आपकी बातचीत करने का तरीका जो लगा, आपके लिए मेडिकल से एक सिविल की तरफ आप ट्राई कर सकते हैं। हमको तो लगा कि आप प्लान बी, अब प्लान ए पे जाइए इसके बाद, क्योंकि बातचीत करने से हमें लग जाता है कि बच्चे के अंदर जो स्ट्रीम है, स्पेशली जो डॉक्टर हुआ उसके अंदर तार्किक क्षमता नहीं होती, उसके अंदर लॉजिकल बात नहीं कर पाता। आप जितने लॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आपको सिविल में जाना चाहिए। हालांकि आपका अपनी राय है, वो मम्मी जैसी, आप पेरेंट्स जैसा सोचेंगे, लेकिन मेरी अपनी है, मम्मी से बात करता हूँ। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा आ गया। पहले तो पेपर इतना टफ आया था कि लग नहीं रहा था कि आ जाएगा ये, फिर भी आ गया तो बहुत खुशी हो रही है, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली भी खुश है। मैं पहले भी कह रहा हूँ वीडियो में कि आजकल कंपटीशन बच्चे का है नहीं, पेरेंट्स का भी कंपटीशन है। मेन चीज़, आप इसने क्वालिफाई नहीं है, क्वालिफाई आपने भी किया है। तो पेरेंट्स के लिए क्या आप उनके राय देंगे? पेरेंट्स के लिए कहेंगे कि बच्चे के ऊपर जो भी बच्चा कहता है हाँ ठीक है, मतलब उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहिए, उसकी मन को हटाना नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है मेहनत कर रहा है, तो हमको भी उसका सपोर्ट करते रहना चाहिए बच्चे का। जी। पापा से बात करूंगा मैं, चूँकि आपकी फील्ड डिफरेंट है। तो ये बताइए कि सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, फैमिली को टाइम कैसे दिया? फैमिली को टाइम देना अनिवार्य है। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं देते तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। व्यापार और आपके पास टाइम है नहीं? फैमिली के लिए मेरे पास पूरा टाइम था, मैंने बच्चों को पूरा टाइम दिया, और मेरे टाइम की वजह से आज यहाँ ये खड़े हुए। अगर मैं टाइम ना देता तो शायद संभव नहीं था। मम्मी का रोल ज़्यादा रहा आपके लिए, पापा का रहा है? बताइए, झगड़ा नहीं, कराने के नहीं, लिए। रहा तो दोनों का है डेफिनेटली। हाँ। बहुत ही बहुत ज़्यादा रहा है, हाँ। क्योंकि
सीरियसली ऐसा ऐसा टाइम होता था कि पापा दुकान छोड़ के खुद आते थे, मेरे लिए मैंगो शेक बनाते थे, लस्सी बनाते थे खुद अपने हाथों से, और मम्मी फिर उसके लिए अलग से बाद में पनीर का पराठा बन रहा है। और ऐसे काफ़ी, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, उसके सिवा भी काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट। और हर टेस्ट मेरा होता था, भले ही मुझे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा आकाश था, पर जिससे मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ और मैं टेस्ट के दौरान थकूँ ना, क्योंकि मुझे चल के जाना पड़े, पापा मेरे दुकान छोड़ के आते थे और मुझे मेरे आकाश तक छोड़ने जाते थे, जिससे मुझे चलना ना पड़े। और डेफिनेटली मम्मी का भी था कि ऑब्वियसली मम्मी ने घर पे जितना सपोर्ट किया है, घर में एक माहौल चाहिए होता है पढ़ने का, वो डेफिनेटली मेरी मम्मी ने ही क्रिएट किया है। और ऐसा नहीं है, बाकी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत टाइम दिया। और क्योंकि माँ का रोल तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फादर तो पैसा रुपया कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहता है, भाई परिवार कैसे चले ये है, लेकिन माँ का रोल लाइफ में बहुत बड़ा होता है। सर एक मैसेज आप पेरेंट्स को कन्वे कर दीजिए, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। हर फादर मदर को अपने बच्चों पे पूरा भरोसा करना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। अगर आप उनके मनोबल को बढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। जी हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ये है अंश के मम्मी हैं, पापा हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। बच्चे ने, मैंने जो अभी भी कह के जा रहा हूँ वीडियो में, इसको सेव कर लेना कि तुम्हारे अंदर जो टेम्परामेंट है सिविल वाला है, मेडिकल का नहीं है। पता नहीं बाद में हमारे जाने के बाद कुछ लोग बोलने लगे लेकिन ये है हमको जो लग गया, जो तार्किक क्षमता होती, एनालिसिस जो आप कर रहे हैं वो तो है। हालांकि ये एक आपका पड़ाव है, एक प्लेटफार्म है आपके लिए, तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। सिविल की तरफ जरूर जाना बेटा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू। सर, थैंक यू।